ये हमारी सेकंड वीडियो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज में लेते हैं, जैसे क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और हमारे कुछ शिफ्ट्स हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कब कौन सा शिफ्ट देखने को मिलता है और ये ऑक्सोक्रोम क्रोमोशिफ्ट क्या होते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं और शिफ्ट क्या होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से लिख कर के आनी है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखो, फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कुछ टर्म्स हैं ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं। फर्स्ट चीज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होते हैं? ये एक ऐसी अनसैचुरेटेड स्पीसीज यानी कि डबल बॉन्डेड स्पीसीज होती है जो कि रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है। देखो इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा यानी पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांजिशन शो करेंगे, पाई स्टार में चले जाएंगे, ये ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि एनर्जी को ऑब्जर्व करती हैं, ट्रांजिशन शो करती हैं, तो वो सारी की सारी क्रोमोफोर्स होती हैं। और ऑक्सोक्रोम ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि डायरेक्ट एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे क्रोमोफोर होते हैं ना, इनसे ये ऑक्सोक्रोम्स जुड़ते हैं। और क्रोमोफोर के लिए जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है, यानी कि दो स्टेट है, ये पाई स्टार, तो इनके बीच में अभी इतना स्पेस था, इतना एनर्जी गैप था, तो ये ऑक्सोक्रोम क्या करेंगे, इस एनर्जी गैप को या तो बढ़ा सकते हैं या फिर इस एनर्जी गैप को घटा सकते हैं। अगर एनर्जी गैप को घटाएंगे तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांजिशन के लिए, अगर एनर्जी को बढ़ा देंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्रोमोफोर्स को उसके ट्रांजिशन के लिए, यानी कि ट्रांजिशन को कराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रोमोफोर की बात करें तो द अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सीन की, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड मैंने जोड़ दिया है साइक्लोहेक्सीन में। तो देखो यहां पर ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड पार्ट। अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, साइक्लोहेक्सीन क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, और इसका अनसैचुरेटेड पार्ट क्या है, ये है। ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्रोमोफोर, यानी कि ये जो पार्ट है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं, जो भी रेडिएशन 200 से 800 नैनोमीटर के बीच की जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं, उसके बीच के रेडिएशन को जब वो ऑब्जर्व करता है तो उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर्स। वो पार्ट जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहां पर देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, यानी कि यहां पर अनसैचुरेटेड पार्ट होगा जो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, ये होते हैं क्रोमोफोर्स। अगर हम ऑक्सोक्रोम्स की बात करें तो द ग्रुप विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायरेक्ट वो एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो इतना काम करेंगे कि ये सारे ग्रुप क्रोमोफोर के साथ जुड़ेंगे और उसके ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी जो एनर्जी है उसको या तो ये बढ़ा सकते हैं या फिर उसको वैल्यू को ये घटा सकते हैं। बट दे कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ये जो होते हैं ये चेंज कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी को ऑफ क्रोमोफोर व्हेन दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद क्रोमोफोर, यानी कि ये क्या काम करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ जुड़ते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने OH जोड़ रखा है। बेंजीन की बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर मान लो यार मैं यहाँ पर OH जोड़ देता हूँ, OH क्या काम करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस होगा, यानी कि OH क्या काम कर रहा है, रेजोनेंस बढ़ा रहा है। हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो ज़्यादा बनेंगी इस केस में एज कंपेयर टू बेंजीन के। तो देखो
अगर हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा बनेंगी तो हमारे जो मॉलिक्यूल है उसे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है तो उसमें स्टेबिलिटी का मतलब उसमें ट्रांजिशन से फटाफट हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, और उस ट्रांजिशन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी गैप घटेगा, यानी कि ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप जो रिक्वायर्ड है वो एनर्जी गैप घट जाएगा। तो ये कंपाउंड, ये जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू या फिर और कोई सा फैक्टर डाल करके उसकी एनर्जी गैप जो है ना, हमारी क्रोमोफोर की एनर्जी गैप जो है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसे घटा देते हैं ताकि हमारे ट्रांजिशन जो होते हैं ना वो कम एनर्जी पर हो सके, उसे कम एनर्जी देनी पड़े। तो ये कम एनर्जी, देखो ये ऐसे नहीं है कि कम एनर्जी, यहां पर तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे हमारी एनर्जी गैप जो है वो कम हो रहा है, लेकिन ऐसे भी तो ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि हमारे रेजोनेंस को इफेक्ट डालते हैं, रेजोनेंस होने ही ना दे, जिससे क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होने देंगे मतलब एनर्जी गैप बढ़ रहा है, हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है ना उसके बीच का एनर्जी गैप बढ़ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ट्रांजिशन कराने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि एनर्जी को घटाते ही हैं, ये घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं एनर्जी को ट्रांजिशन के लिए। तो देखो ये सारे के सारे जो रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस कब हो रहा है, जब हमारा जो पाई स्टार जो है, सॉरी पाई बॉन्ड जो है, वो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में जा रहा है। रेजोनेंस इसी तरीके से हो रहा है, रेजोनेंस में सिंपली हमारे ट्रांजिशंस होते हैं, उन्हीं को हम रेजोनेंस बोलते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, तो अगर ऑक्सोक्रोम्स के हम एग्जांपल की बात करें तो देखो NH2OH SH NR2, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनके पास देखो हेटेरोएटम है, ये हेटेरोएटम लोन पेयर कंटेन करते हैं, तो ये लोन पेयर दे करके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारे रेजोनेंस को बढ़ा सकते हैं, जिससे एनर्जी गैप घट सकता है। तो ये क्या काम करेंगे, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करेंगे एनर्जी को, बस ये हमारे क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके उसके जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी एनर्जी को कम कर देंगे या फिर एनर्जी को बढ़ा देंगे। ये होता है ऑक्सोक्रोम्स का काम। ठीक है, तो ये होते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर से ऑक्सोक्रोम्स जुड़ते हैं। क्रोमोफोर ऐसी स्पीसीज होती है जो ट्रांजिशन शो करती है, और ऑक्सोक्रोम ऐसी स्पीसीज होती है जो कि क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके उसके ट्रांजिशन जो हो रहे हैं उसमें जो वैल्यू होती है रिक्वायर्ड एनर्जी की, उसकी वैल्यू को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं रेडिएशन को, ये बस मदद करते हैं क्रोमोफोर की उस एनर्जी को घटाने में या फिर एनर्जी गैप को घटाने में या फिर बढ़ाने में। ठीक है, तो ये होते हैं क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। सेकंड चीज है हमारे कुछ शिफ्ट्स जो कि हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है रेड शिफ्ट, इसे हम बोलते हैं, और ये रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि अगर हमारा जो लैम्डा मैक्स यानी कि जो हमारी पीक आ रही है, जो हमारा सिग्नल आ रहा है, अगर ये हमें हायर नैनोमीटर पर देखने को मिले, हायर नैनोमीटर मतलब यानी कि मान लो कोई भी कंपाउंड है उसमें ट्रांजिशन के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब मान लो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है तो उसमें एनर्जी गैप कम हो जाएगा, यानी कि अब एनर्जी गैप कम हो गया, यानी कि ट्रांजिशन कराने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो मुझे ये जो सिग्नल है, अब ये सिग्नल मुझे हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें हमारे पास ये एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर मैं एथीन मॉलिक्यूल में जब मैं CH3 ग्रुप जोड़ देता हूं तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है, यानी कि अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड में ट्रांजिशन होगा, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई स्टार में जाएंगे। अब मान लो इसके लिए एनर्जी गैप इतना है, इस ट्रांजिशन को कराने के लिए इतना है, अब मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर रहा हूं, अब मैं इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं CH3 से, यानी कि CH3 ला करके टेक देता हूं, अब मेरा मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब मुझे इसमें ट्रांजिशन कराना है, अब मैं जब ट्रांजिशन कराता हूं तो मुझे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी गैप घट चुका है। अब एनर्जी गैप घट चुका है यानी कि हमारा जो सिग्नल है वो हमें हायर वेवलेंथ की तरफ देखने को मिलता है।
पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो हायर वेवलेंथ पर जितने भी सिग्नल होते हैं उनके लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनमें जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए एनर्जी गैप कम होता है। जो कि हायर वेवलेंथ है, हायर वेवलेंथ का मतलब होता है कि उन ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और कम वेवलेंथ जैसे 100 200 इनमें हमें हायर एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितना कम नैनोमीटर होगा उसका मतलब होता है हायर एनर्जी है, और जितनी ज्यादा नैनोमीटर होगा तो उसका लैम्डा जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, यानी कि वेवलेंथ उनमें ज्यादा होगी उस वेव में, उस रेडिएशन में। ठीक है, तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट में आपको क्या लिखना है, इफ इन द मॉलिक्यूल द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ क्रोमोफोर, क्रोमोफोर की बात कर रहा हूं मैं, क्रोमोफोर में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन कराने के लिए वो अगर डिक्रीज हो जाए, यानी कि जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज हो जाए ड्यू टू एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर है, कोई भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जोड़ दूं मैं उस एल्कीन से जो कि उस एल्कीन का जो ट्रांजिशन है उसकी एनर्जी को घटा दे, तो उसे हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। देन द शिफ्ट ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हमारा जो सिग्नल पहले आ रहा था वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट मतलब खिसक जाएगा किस तरफ, हायर वेवलेंथ की तरफ, उसी को हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इट इज ऑल्सो कोल्ड रेड शिफ्ट, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं क्योंकि हमारा रेड स्पेक्ट्रा होता है ना, विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें रेड जो कलर आता है वो हमें हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है, और जो ब्लू कलर आता है ना वो लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई भी ब्लू कलर शो कर रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर कोई भी ब्लू कलर दिख रहा है ना हमें, कोई भी ब्लू कलर, कोई भी सबस्टांस हमें ब्लू कलर का दिख रहा है तो उसमें ट्रांजिशन के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू हमें कोई भी सबस्टांस रेड दिख रहा है, कोई भी दो सबस्टांस है हमारे पास, एक रेड एक ब्लू, तो ब्लू में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उसके लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है एज कंपेयर टू रेड के। रेड में थोड़ी कम हो रही है क्योंकि वहां पर एनर्जी गैप कम है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे जो कलर दिखते हैं ना हमें वो ट्रांजिशन का ही कमाल होता है, अगर वो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में हो रहे हैं तो। ठीक है, अगर विजिबल रीजन में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होता है तो हमें कलर शो नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करूं, इफ इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन है, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं बाय CH3 ग्रुप से, देन बेथोक्रोमिक शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व, तो हमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि हमें जो सिग्नल मिलता है H एटम को CH3 से रिप्लेस करने के बाद हमें जो सिग्नल मिलता है वो हमें रेड शिफ्ट की तरफ है, यानी कि हमें हायर वेवलेंथ की तरफ देखने को मिलता है। यह है बेथोक्रोमिक शिफ्ट है। हाइपरक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की अगर बात करूं तो इसे हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, और ये इसका रिवर्स होता है। तो देखो क्या लिखना है इसमें, इफ इन द मॉलिक्यूल द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन एनर्जी जो है वो ऑफ क्रोमोफोर की जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो अगर इंक्रीज कर जाए, यानी कि जो हमारा पहला कंपाउंड था, पहले जो कंपाउंड था उसमें हमारा जो ट्रांजिशन कराने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, अब वो एनर्जी बढ़ चुकी है, यानी कि कोई भी ऐसा सबस्टांस में जोड़ दूं जो कि उस ट्रांजिशन की जो एनर्जी गैप जो है उसको बढ़ा दे, उसको बोलते हैं हम उसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इंक्रीज कर दे ड्यू टू एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर ऐसा जोड़ दूं जो उस एनर्जी गैप को बढ़ा दे, तो हमें ट्रांजिशन कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, देन द शिफ्ट ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हमारा जो सिग्नल का जो शिफ्टिंग होगी उसी को बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, उसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं क्योंकि ब्लू हमारा स्पेक्ट्रा होता है उसकी तरफ हमें सिग्नल अब देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्लू फॉर एनिलीन, अगर एनिलीन की बात करूं द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज 280 नैनोमीटर। अगर एनिलीन की बात करते हैं हम, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन हमारा ये होता है। ठीक है, ये है हमारा एनिलीन,
ये बेंजीन है, यहाँ पर मैंने NH2 जोड़ दिया है। देखो NH2 जोड़ दिया है, अब देखना ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्या काम करेंगे, लोन पेयर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो इस तरीके से खिसकेगा, यानी कि NH2 जोड़ने के बाद हमारे जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसका नंबर बढ़ जाएगा, हमारा रेजोनेंस कराने के लिए जो एनर्जी गैप था वो घट जाएगा NH2 जोड़ने के बाद, क्योंकि NH2 के पास एक लोन पेयर है, जो लोन पेयर हमारे इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। एनिलीन की बात कर रहा हूं। अब एनिलीन के लिए हमारा इतना एनर्जी गैप है क्योंकि एनिलीन में जो NH2 है उसके पास एक लोन पेयर है। अब मान लो यार मैं उस लोन पेयर को हटा दूं, यानी कि मैं H+ यहाँ पर ला करके जोड़ दूं, NH3 बना दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये लोन पेयर हमारा लोन पेयर जो है ये NH2 का, ये हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ेगा, यानी कि अब हमें कम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिससे हमारा एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। उस ट्रांजिशन को कराने के लिए जो हमारे ये रेजोनेंस हो रहा है ना, इसके ट्रांजिशन को कराने के लिए, रेजोनेंस कराने के लिए अब हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल को, जिससे क्या होगा, हमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलते हैं। अब देखो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कम नैनोमीटर पर हमें देखने को मिलता है सिग्नल, इसी को हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक। बट इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ NH2 से जाकर के जुड़ जाएगा और NH3+ बना देगा। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, इट इज ऑब्टेन, हमें इसका जो सिग्नल है वो 203 नैनोमीटर पर देखने को मिलता है। अब पहले कितने पर था, 280 नैनोमीटर पर, अब कितने पर है, 203 नैनोमीटर पर, यानी कि नैनोमीटर की वैल्यू घट चुकी है, नैनोमीटर की वैल्यू घट चुकी है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। हमारे जो ट्रांजिशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो बढ़ चुकी है, एनर्जी गैप बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमारा जो NH2 जो है इसका लोन पेयर अब हमारा बचा ही नहीं है, तो अब बचा नहीं है तो रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो एनर्जी गैप बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ हमारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी उसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी कि अगर मान लो मैं बात करूं इसकी, ये है यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेशन में है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें हमें अगर एनर्जी रिक्वायर्ड इस ट्रांजिशन को कराने के लिए हमें एनर्जी इतनी चाहिए, तो अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, इसकी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए इसमें जो ट्रांजिशन होगा ना, यानी कि इस स्पीसीज को जो ट्रांजिशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो अब कम होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बढ़ चुकी है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अगर बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और उससे हमारा जो डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड को ट्रांजिशन करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, द एब्जॉर्प्शन इज टेक्स प्लेस एट 203 नैनोमीटर। तो अब हमें एब्जॉर्प्शन 203 नैनोमीटर पर देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगली चीज है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की बात करूं तो इफ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड देन इट इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। देखो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है जो हमारे लैम्डा वैल्यू जो है, यानी कि हमारी जो पीक है ना, जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, अगर हमें वो हायर इंटेंसिटी का देखने को मिले तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यानी कि अगर हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है सिग्नल की तो उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब ये इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन पर, यानी कि कितने नंबर ऑफ हमारे मॉलिक्यूल उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, एक फिक्स वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे, उतनी ही हमें ज्यादा पीक देखने को मिलती है, सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगली चीज है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखो यार, इस हाइपर हाइपो इनमें ना कंफ्यूजन होती है, तो मैंने तो इस तरीके से याद रखा है, हाइपर मतलब हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब ज्यादा, अब ज्यादा क्या, इंटेंसिटी, और इसका उल्टा तो हो जाएगा हाइपो, हाइपो मतलब कम। हाइपर और हाइपो में मैंने इस तरीके से डिस्टिंग्यूज कर रखा है इनको, और जो हमारा बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद कर रखा है। जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, बी है, ठीक है, और बी
बी आर चोपड़ा कौन थे? महाभारत के डायरेक्टर, ठीक है। तो बी आर बेथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, यानी कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब होता है रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट का हमें पता है यार हायर वेवलेंथ चाहिए। हायर वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, नैनोमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि हमारा सिग्नल जो है वो हायर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है, बी आर बेथोक्रोमिक रेड शिफ्ट, ठीक है। रेड शिफ्ट देखने को मिलता है बेथोक्रोमिक में। तो ये था हमारे शिफ्ट्स के बारे में। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? इफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इज डिक्रीज, अगर हमारी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाए। देखो यार इंटेंसिटी डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे उस एनर्जी को, उस पर्टिकुलर एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितने ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही इंटेंस पीक मिलेगी, और जितने कम ऑब्जर्व करेंगे उतनी ही कम हमें इंटेंसिटी की पीक मिलती है। तो वो होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर वो डिक्रीज करती है, देन यहां पर देन आएगा, ठीक है। देन द शिफ्ट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, उसे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं क्या हो, हाइपोक्रोमिक होता है, क्या हाइपर होता है, क्या बेथो होता है, क्या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो देखो अगर इंटेंसिटी बढ़ती है हमारे सिग्नल की तो उसे हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अगर इंटेंसिटी घटती है तो उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अगर हमारा सिग्नल हायर नैनोमीटर, हायर वेवलेंथ पर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर लोअर वेवलेंथ पर मिलता है उसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था हमारे शिफ्ट्स के बारे में वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखना सफिशिएंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।